बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये है इमरान हसन। और कौन आएगा आपके लिए इतने गर्म गर्म बिस्तर छोड़ के इतनी ठंड के अंदर। ये है अब्दुल्ला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। देखिए, हम अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। कभी कभी लगता है कि हम भी उस सोल्जर की तरह जो कि सरहद के ऊपर खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है, या फिर उस शख्स की तरह जो कि किसी मुश्किल नामसाइद हालात में काम कर रहा है। ये जो इस लाहौर की सर्दी है ना, मैं इस्लामाबाद कहने लगा था, इस्लामाबाद में भी खैर है ही। हाँ। ये जो सर्दी है ना, ये उठने नहीं दे रही थी आज हमें, और आज वाकई ऐसा फील हुआ कि वो प्रॉपर विंटर्स फील कि भाई नहीं जाना काम पे। अच्छा, आज मैंने ना ऑनेस्टली सुबह सोचा कि मैं आज जो स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बहाना करती थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं आज छुट्टी कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा फ्राइडे है और ऑब्वियस हो जाएगा कि मैंने जान के छुट्टी की है, इसलिए मैंने छुट्टी नहीं की। तो इसलिए मैं आ गई बहुत हिम्मत करके आज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, छुट्टी वो करनी चाहिए जिसमें आप रात को नियत करके सोएंगे सुबह मैंने छुट्टी करनी है। हाँ, लेकिन अदरवाइज सुबह जो एकदम से आप इमरजेंसी प्लान करते हैं, बाद में रिग्रेट होता है कि मैं काम पे चला जाता। आप उस छुट्टी का मजा ही नहीं जानते जो सुबह अचानक कि आपका दिल ना करा। लेकिन आप उम्मीद करते हैं हम जैसे बहुत सारे कामचोर लोग होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। बट वी आर स्टिल हियर, वी आर स्टिल हियर। लेकिन इसलिए हम आपको मोटिवेट करें कि आज हमने भी काम चोरी का पहले सोचा, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा नहीं, आज काम चोरी नहीं करेंगे, हम जाएंगे काम पे। और हम कायदे आज़म के कॉल पे यकीन रखते हैं, काम काम और बस काम। अच्छा जी, आगे हम, और उम्मीद है आप खैरियत से, आपका दिन अल्लाह करे बहुत अच्छा हो। जैसे कि हम रोजाना उठकर अपने लिए भी, आपके लिए भी हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आज के दिन हमारे अच्छे दिनों में शुमार हो। पाकिस्तान में मौसम खास तौर पे सेंट्रल पंजाब के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं भी अमला से यही डिस्कस कर रहा था कि इट्स 6 राइट नाउ, बट इट फील्स लाइक 4-5। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की और खुश किस्म की सर्दी है, और आज तो फिर दोबारा से धुंध लौट आई है लाहौर के अंदर। ये बड़ी दिलचस्प बात है, पिछले 3-4 दिनों में नहीं थी, और इस वजह से ओबियसली जो इसकी शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है। मोटरवेज को बंद करना पड़ा है। M2 जो मोटरवे है वो ठोकर से लेकर कोट मोमिन तक धुंध की वजह बंद हुई है। इसी तरह M3 फैजपुर से दरखाना मुअत्तल की गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। देन M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियाँ एज यूजुअल यहाँ पे भी आना जाना बंद है। शेर शाह रोडी दीगर भी इसी तरह, सियालकोट, यानी कि जितने भी मेन पोर्शंस हैं उनको बंद किया गया है। और ये धुंध सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, केपी वगैरह में भी है। और उसके साथ साथ वैसे कल धूप निकली थी, जिसके बाद ये फिनोमेना होता है कि जिस दिन धूप निकलती है उस दिन रात को कंपैरेटिवली अगले दिन धुंध होती है। आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं है, बट ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सो कल धूप थी, आज आई होप के धूप निकले, क्योंकि बहुत दिनों से जो सूरज है वो प्रॉपरली नहीं निकला है, जिसकी वजह से ये जो ड्राइनेस है, और बहुत सारे लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। बीमारी इस वेदर के साथ साथ जरा सा गर्म सर्द होते हैं, आप हीटर से निकल के आप गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, कोई भी ऐसा मामला होता है, उसकी वजह से एहतियात आप करें। आप टेम्परेचर बॉडी को जरा गर्म रखें, और जब आप ट्रैवल करें तब भी ध्यान से करें, यही कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सर्दी है, ये पढ़नी है और हमने इसी तरह से रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामला कुछ अच्छे नहीं। हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बाकी तो ठीक है, एंजॉय भी करें। ये 7-8-10 दिन का मसला, मैं तो यही सोच के परेशान होता रहता हूं कि 10 दिन बाद ये चली जाएगी। नहीं तो ठीक है ना, थोड़ी चलने दें ना। अब इतनी गर्मी आगे पूरे आपने 10 महीने गर्मियां झेलनी है, तो चलने दें थोड़ा सा। खैर एहतियात तो करें, लेकिन चलने दें। अच्छा जी, सियासत की बात शुरू में थोड़ी सी कर लेते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में करेंगे, और वो बड़ा भूचाल आ रहा है। बड़ी सियासत के अंदर बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से जो 2 खबरें आई, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। जो 2 अहम जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, मुस्ताफी हो गए, जस्टिस मुजाहिर नकवी, और उसके बाद उनके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो गए, और एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के तकरीबन 8 महीने के बाद। लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में जज रहने का उन्हें एहसास हासिल हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी मजीद खिदमात अंजाम देने दी उन्होंने, और अब उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर ये लिखा कि जी मैं मजीद खिदमात सर अंजाम नहीं देना चाहता, ये ख्वाहिश नहीं रखता, काम जारी नहीं रख सकता। और आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जज के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस एहसन के मुस्ताफ़ी होने के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो तीसरे सीनियर जज हैं, और इसकी हैसियत से अब वो अगले चीफ जस्टिस होंगे, और अगर चीफ जस्टिस वो होंगे तो वो तकरीबन 2 साल 3 माह के बजाय 3 साल 1 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। दैट वुड बी समहाउ लॉन्गेस्ट आई थिंक। बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन के मुस्ताफी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो खाली आसामियां, उनकी तादाद 3 हो गई है। 3 जजेस की जो तैनाती है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने करनी है। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन की रिटायरमेंट के बाद जो जुडिशल कमीशन है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरतीब भी बदल चुकी है, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। दूसरी जानिब जी जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के वो आखिरी
और दूसरी जानिब बल्ले के निशान के लिए जो तहरीक इंसाफ है और इलेक्शन कमीशन में जो कानूनी जंग जारी है, इसमें बल्ले का निशान वापस करने पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत डाल दी है। खैर देखते हैं जी इस पे क्या होता है, हम आपको सियासत के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज चलें जरा इसको चेंज करें यार, ये सफा थोड़ा पलटते हैं। मैं क्रिकेट की बात करना चाहूँ। आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है 11:10 पे, और इन सारी खबरों के अंदर बिलीव क्रिकेट की जो खबर होती है ना, एक ताजा हवा के झोंके की तरह आती है। सो आज क्रिकेट है हमारी बड़ी खबर में। बिल्कुल बड़ी खबर में क्रिकेट है, और न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज है। आपको पता है कि पहले मैच के लिए कौमी टीम के फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। कौमी कप्तान जी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में अब्बास अफरीदी और उसामा मीर T20 इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, जबकि आजम खान बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान की फाइनल होंगे। मोहम्मद रिजवान साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, जबकि बाबर आजम के हवाले से बात करें तो वो 1 डाउन होंगे, फखर जमान चौथे पे होंगे, इफ्तिखार अहमद 5वें और आजम खान 6ठे नंबर पर खेलेंगे। आमिर जमाल के हवाले से 7वें और उसामा मीर 8वें नंबर पर आएंगे। अब तो आमिर जमाल से भी हमें उम्मीदें होती है या बैटिंग कर सकते हैं। अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ भी फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और आपको न्यूजीलैंड के दरमियान हमने एज वी सेड कि पहला T20 मैच आज 11:10 पे होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जी कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मुतालिक उन्होंने बात की और कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है और रहेगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि बाबर की फॉर्म खराब चल रही है, बाबर ने इतने रन किए हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इत्मीनान बख्श करार दिया है। शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान है इस T20 मैच इस टीम के, ऐसी में बात कर लेते हैं हमारे एनालिस्ट जी। हमारे साथ इरशाद महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान को खुश आमदीद, इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से हैं और एक्साइटेड है हमारी तरह, क्योंकि जब 3-0 से आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे होते हैं और फिर T20 में आपकी टीम कंपैरेटिवली बेहतर होती है और T20 5 मैचों की सीरीज आ जाती है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो बढ़ी जाती है, क्यों नहीं शाद साहब? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये स्लैम बैंग टाइप ऑफ क्रिकेट है और ये जाहिर है स्पेक्टेटर्स को ज्यादा पसंद आती है, इसमें ज्यादा एक्शन है। 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है तो रिजल्ट फौरी आ जाता है, तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली एक ज्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो मुस्तनद फॉर्म है वो टेस्ट क्रिकेट ही है, जिसपे प्लेयर्स को जज किया जाता है, जिसपे प्लेयर्स को रेट किया जाता है। लेकिन हमारी टीम ने वैसे ये भी करने की कोशिश की थी कि 3 घंटे में टेस्ट मैच खत्म करें। 89 पे जब हम आउट हुए थे तो ये भी हमने कोशिश की थी, कर नहीं पाए रिकॉर्ड। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच में वाकई एक तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फैक्टर जो है वो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी है। डेफिनेटली कैप्टन उनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है और उनको कई तरह से लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि उनकी जो सलाहियतें हैं और जो उनका PSL में रिकॉर्ड रहा है वो उससे कोई वजह नहीं है कि वो कोई कमी दिखाएं उसमें, बिकॉज द थिंग इज के जिन नामसाइल हालात में वो लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी उन्होंने ली थी और जिस तरह से वो उसको प्रोमिनेंट पोजीशन में लाए और फिर दूसरे साल भी कंसेक्यूटिवली वो टाइटल जीते, उसमें उन्होंने काफी हद तक अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश किए एज ए लीडर। तो मुझे लगता है कि ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं काफी इसमें होपफुल हूँ। हो गया, आप होपफुल हैं, ठीक हो गया। अवैस आप बताइएगा, ये जो होपफुल रिशाद साहब तो हैं, वो कह रहे हैं जी लाहौर कलंदर्स की जिन मसाइद हालात के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी की थी, अब T20 के अंदर वो ये लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह की कैप्टनसी हमें उनकी जानिब से देखने को मिलती है। और एज इमरान सेड के टेस्ट मैच के बाद अब ये T20 की जो सीरीज है ताज़ा हवा का झोंका ही हमें लग रहा है, क्योंकि अल्लाह करे हमारी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करे। डू यू थिंक द सेम? देखिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम आपको पता है कि T20 ज्यादा हमें सूट भी करता है और अगर आप जो टीम आपने अनाउंस की है तो उसको नजर भी आ रहा है देखते हुए कि आप इस दफा फ्लाई बॉइंसी क्रिकेट खेलेंगे, कि आपके दिमाग में है कि न्यूजीलैंड में अगर हमने जीतना है तो हमें फायर पावर चाहिए होगा। और क्योंकि बाउंड्रीज छोटी है ऑकलैंड की, तो बॉलर्स जब इधर बॉलिंग करवाते हैं तो उसके दिमाग में ये चीज खटकती रहती है कि यार अगर एज भी हुआ तो छक्का होगा यहाँ, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, तो बॉलर्स के ऊपर बड़ा एक प्रेशर होता है यहाँ पर जब बॉलिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हारे में, टेस्ट सीरीज हारे, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। ऑब्वियसली प्लेयर्स के दिमाग में वो चीज चल रही होती है, फिर आप न्यू फॉर्मेट में एंटर हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, 17 T20 मैचेस आपने खेलने हैं वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी तैयारी जो थी यहाँ पर रखी है अपनी टीम की। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड पे एडेड प्रेशर इसलिए होगा, अभी वो बांग्लादेश से बहुत बुरी तरीके से सीरीज हार के वापस आ रहे हैं,
तो उन पे भी कहीं ना कहीं एडेड प्रेशर जरूर है। पाकिस्तान टीम की बात करें तो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत चेंज किया गया। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ साइम अयूब को देखने के लिए कि वो किस तरीके से इन कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बाउंस विद स्विंग को आपने और विद लॉस योर ऑडियो वैस आप किसके लिए एक्साइटेड नहीं, हैं? आ रही है बांग्लादेश के लिए, साइम अयूब की बात साइम अयूब के उनके लिए पहले उन्होंने बात की है ना। जी 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 जी। इमरान की बात करें तो देखें ना, यहाँ पर आपने 3 चीजों से अपने फैक्टर को खेलना है। आपने पेस के साथ डील करना है, बाउंस के साथ और खास करके स्विंग को आपने डील करना है। तो एक एक्साइटमेंट जरूर है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, बाबर आजम के पास एक टीम पोजीशन होगी, क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिनकी अगर आप T20 के अंदर उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें T20 की, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि मुझे पहली 2 बॉल्स के अंदर जब फील्ड आपकी क्लोज होती है तो बाउंड्रीज मिल जाए तो ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जिस पोजीशन पे इस दफा बाबर आजम खेलेंगे, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है 60-70 रन पर ओवर रन की पार्टनरशिप आपको मिलती है, तो उस वक्त मोड ऑफ क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी। आपको जाके फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स जोन सा बॉल से आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। तो वो रोल किस तरीके से बाबर आजम आप प्ले करते हैं वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। लेकिन एक्साइटेड है सारे। लाहौर कलंदर की आपने बात की तो मुझे याद है फवाद राना को बड़ा मिस करता हूँ सीरियसली। वो जो बेचारों की शक्ल होती थी जब अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर बड़ा हारती हुई आई। आपको पता बैक टू बैक एक चीज लाहौर कलंदर के थिंक टैंक ने गलतियां करते रहे थे, वो ये थे कि ज्यादा बड़े नामों पे जाते थे, कॉम्बिनेशन पे नहीं जाते थे कि इन पिचेस पे कौन से लड़के परफॉर्म करेंगे। लेकिन सीडी को शाहीन शाह अफरीदी ने पकड़ के राणा साहब जिस दिन से कलंदर से गए, कलंदर जीतना भी तो शुरू हो गया ना। या आप राणा साहब रख लें या जीत रख लें। दोनों में ये तो वो खुद कहते हैं, आतिफ भाई खुद कहते हैं कि राणा साहब को हमने लंबी रुख गलत बात किया ऐसे इन्होंने इमरान ने, बहुत गलत बात किया। फेस वैल्यू की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी शाहरुख खान जितनी मकबूलियत मिल गई थी उनको। आपने भी घर जाना होगा, मैंने भी जाना है, भला किसी को फोन करके आपका सर फड़वा देंगे। नहीं देखिए, हम लाहौर कलंदर्स के साथ हम सबसे जिसे कहते हैं ना सिंसियर रहे हैं, जो कि हमने कुछ 6 सीजन भुगते हैं उनको मुसलसल बहुत बुरा हारते देखकर, और हमने दुआएं की है कि यार ये ऊपर आ जाए। तो आप कंसिस्टेंट फैन है हम उनके। हाँ, हम तो बिल्कुल, हम तो उनकी हार के भी फैन थे। जीत तो फिर जीत होती है। रिशाद साहब, ये जो तबसरा करे, मैं जरा बॉलिंग साइड पे आपको लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान शुरू में वैसे इतने सीरियसली बोल रहे थे, मैंने कहा शायद इनको कोई उसामा मीर से प्रॉब्लम है या कोई अब्बास आफरीदी से प्रॉब्लम है। आप जरा बॉलिंग स्क्वाड पे थोड़ा सा तजिया दें हमें। पाकिस्तान की बॉलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? हम बड़े शेकी रहे हैं पिछले दिनों में, बट सिंस आरएस इज मेकिंग अ कमबैक, आपको क्या लगता है उनकी फॉर्म वापस आएगी? बड़े एक्सपेंसिव रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर आरएस रऊफ, आई रिमेंबर। जी, यू आर राइट अबाउट दैट। हारिस रऊफ जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे डेफिनेटली। बहुत ज्यादा रन उन्होंने कंसीड किए, और ये चीज उनके करियर में ही काफी प्रोमिनेंट रही है, और उनको ये चेक करने की जरूरत है। आई होप के कोचेस ने उस पर काम किया हो। लेकिन ये कि बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इन टैंडम बॉलिंग करते रहे हैं एज ओपनिंग बॉलिंग पेयर, तो वो लोग वापस दोनों इस मैच में बॉलिंग को ओपन करेंगे। और उनके साथ अब्बास आफरीदी हैं जो बहरहाल मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने बॉलिंग पीएसएल में अच्छी की। और इन द लास्ट सीजन वो एक्सपेंसिव थे पीएसएल में, ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन द लास्ट सीजन ऑफ पीएसएल। लेकिन बहरहाल उम्मीदें हैं उनसे, वो उन्होंने विकेट्स काफी दिए थे। ठीक है, तो जिस स्ट्रैटेजी से T20 हम पहले खेलते रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारे नए कप्तान है, बाबर आजम बहुत अरसे तक रहे, और बाबर के क्रेडिट पे उनकी बकेट में बहुत सारी जीत हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं उनके सारे चैप्टर के अंदर। तो कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? आई मीन गेम प्लान के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो समहाउ हमने पीएसएल में भी देखा उनकी कैप्टेंसी में, कोई ऐसा चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या चीज है जिसकी जरूरत थी, जिसकी बेस पे शाहीन को लाया गया? वो क्या चेंज हम एक्सपेक्ट करें बीइंग व्यूअर? जी डेफिनेटली ये बात तो नजर आ रही है प्लेइंग 11 देख के ही कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक चेंज के लिए जा रहे हैं, और एक मुख्तलिफ उन्होंने बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी उन्होंने बाबर आजम को कन्विंस किया है कि वो नीचे खेलें, साइम अयूब ओपन करेंगे, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो है वो एज प्योरली एज बैट्समैन खेल रहे हैं, और आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे। तो एक एग्रेसिव अप्रोच नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी का। और ये भी मुझे इस वक्त इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन उसामा मीर का भी डेब्यू है जो T20 में टेस्ट मैच खेलेंगे वो भी। तो उस हिसाब से उन्होंने कॉम्बिनेशन भी अच्छा रखा है। आमिर जमाल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, जो मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है खासतौर पर इस सीरीज के लिए और शाहीन शाह अफरीदी की पहली सीरीज के लिए। ठीक है। अच्छा अवैस, अभी हम बैटिंग ऑर्डर की आपने बात की, और आपने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बट आपको लगता है कि जिस तरह से कल शाहीन शाह अफरीदी ने भी प्रेस टॉक में कहा कि बाबर आजम को की परफॉर्मेंस या उनका कोई बैड पैच नहीं चल रहा, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल, और इतने रन्स किए कि मैं गिन भी नहीं सकता। कहां कर रहे हैं आजकल, नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रही। तो वैसे इस पे आप कमेंट दीजिएगा प्लीज।
अब देखिए, ये तो आपको पता है, शान मसूद ने भी बात की थी, चाहे वो टेस्ट मैच जब हम ऑस्ट्रेलिया से बेशक हारते हुए, लेकिन उन्होंने जब बाबर आजम पे उन्होंने कहा नहीं, वो ही इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स अपना, हमें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा बाबर आजम पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी जब कमेंटेटर्स 2 सेकंड के लिए भी कैमरा अगर बाबर आजम की तरफ जाता है तो कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कि व्हाट हिज विकेट मींस टू द अदर टीम, कि कितना इंपॉर्टेंट विकेट है ये। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा मैं कहता हूं कि अब उस क्वेश्चन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप कप्तान है नहीं, आपको रिलैक्सेशन मोड भी मिल चुका है। वो बाबर आजम, अल्लाह करे 2024 में आपको नजर आए जो कि बाबर आजम जाने जाते थे। पिछली इनिंग्स में मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी हम मैच हारे, उसमें जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप देखें तो उनकी जो कवर ड्राइव्स लगी तो बाबर आजम की झलकी आपको नजर आई, जो पुराने बाबर आजम थे। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे 30-40 को, जो कि बड़े स्कोर्स आप चाहते हैं बाबर आजम से। यहाँ पर एक पोजीशन T20 मॉड उनको सूट भी करता है, पाकिस्तान पूरी टीम को सूट करता है, लेकिन वो ओपन करते हुए आए हैं। आपको अटैकिंग मोड जो सब क्लियर बाउंड्री करनी पड़ती है। आप अपना गैप्स के अंदर इतनी आसानी से फील्डर्स को जो सा चकमा दे के आप चौका नहीं ले सकते, तो आपको ये चीजें मोड अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात जो सी आपके वो मिडिल ऑर्डर के अंदर है कि बाबर हैं, फखर जमान है। फखर जमान स्पिनर्स के खिलाफ आपको पता है पुरानी बॉल के खिलाफ वो ज्यादा जारहाना खेलते हैं। इफ्तिखार मौजूद है, लेकिन मेरी नजर शायद आप लोगों की इस वक्त तो आजम खान पे होगी कि आजम खान पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। हारिस को आपने ड्रॉप किया, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट का बैट्समैन था, ठीक है आपने अच्छी बात आजम खान को यहाँ चांस दिया, आप विकेट कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं। लेकिन आजम खान पे अगर बात करूं तो आजम खान ने ज्यादा परफॉर्म किया जहां पर विकेट चुनती है वो लो रहती है, बॉल इतनी ज्यादा अपना अपराइज आती नहीं है। तो एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी आजम खान के लिए भी, वो किस तरीके से इस पोजीशन पे खेलते हैं। अल्लाह करे कि वो अपना, मुझे खास करके चुप करवाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन इन पूरी बॉलिंग लाइनअप पे जो आप बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे आमिर जमाल की और अब्बास अफरीदी की है। आमिर जमाल एक आपको वो प्लेयर मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि राना साहब से जान छुड़वाई इन्होंने। फहीम राना का तुम बाहर बैठो, अल्लाह का वास्ता किसी लड़के को आने दो। आपके पास एक लड़का वो अब नजर आ रहा है जो कि जारहाना खेल सकता है, बॉलिंग भी करवा सकता है, बैटिंग में भी उसने अपने आप को मनवाया है। अगर अब्बास अफरीदी की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग के जो पिछला एडिशन था, मुझे इस बंदे की एक चीज अच्छी लगी थी, पिंडी की विकेट जो कि बेल्टर विकेट थी, वहां आपने देखा 200 स्कोर प्लस हुआ, 200 भी हुआ, स्कोर चेज भी हुआ यहाँ के। उस विकेट के ऊपर मैं वहां मौजूद था, उस विकेट पे इमरान भी, उस लड़के ने अपने आप को बड़ा इंटैक्ट रखा, इकोनॉमी रेट उसने मेंटेन करके रखा, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेता रहा। इस लड़के ने सर्वाइव, लिटरली कहता हूं, इस लड़के ने बहुत ज्यादा सर्वाइव किया। किस सेंस में कि आपने PSL का टॉप बॉलर, टॉप विकेट टेकर पाकिस्तान शाहीन्स के टूर, बस वो इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं ना, आप इससे पहले जो बाबर की बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे जहन में वो शेर आ रहा था कि तेरे आशियां में क्या है, मेरा आशियां जला दे, इस चमन में खुश नहीं हूं, मेरे और हैं इरादे, कुछ इस तरह का एक शेर है ना। तो वो मुझे जब भी उनके ऊपर कैमरा पड़ता है ना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, तो वो मेरे और हैं इरादे पता नहीं क्यों मेरे जहन में आता है। अब हम अल्लाह करे मैं जिस तरह सोच रहा हूँ वैसे ना हो। इरशाद साहब, एक तो बड़ा अच्छा एक एनालिसिस रखा है अवैस ने हमारे सामने पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को लेकर और बॉलिंग को भी लेकर। ये जो छठे नंबर की बैटिंग है, खासतौर पे हम जब आजम की बात करें, आजम यूजुअली जब लीग्स खेलते हैं तो ऊपर आके खेलते हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वो नीचे आके खेल रहे हैं तो ये उनकी इनिंग्स के लिए, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए कैसा है, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी अगर आप कमेंट कर दें कैसी है ये नीचे लाने की उनको। ये है बात कि डेफिनेटली आजम खान के लिए एक टेस्ट भी होगा, न सिर्फ बैटिंग में बल्कि उनकी कीपिंग पे भी बीच में क्वेश्चन मार्क्स कुछ रहे हैं, तो आई होप कि उसको भी वो ही शुड मेक अमेंड्स अबाउट दैट। और आजम खान की ये बात है कि अलबत्ता अगर वो 2 या 3 ओवर भी विकेट पे रह जाएंगे तो वो गेम का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देंगे। वो इस तरह के बैट्समैन हैं और बहुत अटैकिंग गेम खेलते हैं। और इवन फखर जमान के लिए भी एक नीचे खेलना एक पहली दफा है, वो टॉप पोजीशन पे खेलते रहे। तो वैसे बड़ा एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर है, जैसे वैसे भी कहा कि इफ्तिखार है, फखर जमान है, लेकिन डेफिनेटली आजम खान को मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ उनकी बैटिंग का और उनकी कीपिंग का। एंड आई होप ही कम्स गुड, बिकॉज बहुत जरूरत है हमें एक ऐसे डैशिंग आदमी की T20 क्रिकेट में खास तौर पे, और फिर बात क्रिकेट में भी। और कुछ होना हो, हमें कम से कम बड़ी एंटरटेनिंग क्रिकेट मिलने वाली है इन 5-6 लोगों की मौजूदगी मेरे साथ साहब। जी हाँ, you're right about that। और वैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि बांग्लादेश से हार के आई है, तो वो भी एक अंडर प्रेशर होगी टीम डेफिनेटली। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ग्राउंड रिकॉर्ड पे भी न्यूजीलैंड ने 8 जीते हैं, पाकिस्तान ने 7 जीते हैं, तो बहुत क्लोज है।
So I'm hoping for a great game, really. ओके ओके ठीक है, चलें we're आप hoping दोनों that too. साहिबान का बहुत शुक्रिया आपने thank हमें you. ज्वाइन किया। अवैस एंड रिशाद महमूद साहब, क्रिकेट के ऊपर हम तजिया कर रहे थे। एज हम टोल्ड एट स्टार्ट 11:10 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर ये मैच होगा, हम इसको देख सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ 2020 मैच। बारिश का चांस है कोई? नहीं, देखा आपने? नहीं है? ओके, नहीं है। ब्रेक ले। बाउंड्री छोटी, बारिश का चांस नहीं, और 11:10 पे T20 मैच ट्रीट। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आगे जी अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और फैरा फैज बात कर रहे हैं कि तासुब हमारे फैसलों पर कैसे असरअंदाज होता है। देखते हैं क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अक्सर एक प्रैक्टिस हमने देखी है अपने अंदर भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी कि हम बाज सेलिब्रिटीज को लेके या सोशल मीडिया जो आजकल स्टार्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको लेके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और अगर मैं इसकी कॉमन लाइफ की एग्जांपल दूं तो वो ये इस तरह है कि अगर हम कोई टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोई ऐड देखते हैं या कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो विदाउट अ सेकेंड थॉट हम उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या उस ब्रांड को खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि बेसिकली ये जो फिनोमिना है, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इसको साइकोलॉजी के हवाले से क्या कहा जाता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। तो सर ये जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, ये जो फिनोमिना है, हम किसी से इन्फ्लुएंस होके अपनी राय का एहतराम नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम इस हद तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने में या उस चीज को इस्तेमाल करने में कोई सेकंड डिसीजन नहीं लेते। तो इसको क्या कहेंगे हम? बेसिकली ये है कि ये अथॉरिटी बायस है, और अथॉरिटी बायस जो है वो, और ये भी कॉग्निटिव बायस है और थोड़ा सा अच्छा। ट्रिकी है। और बुनियादी तौर पे आप बिल्कुल इसको चाइल्डहुड लेवल पे ले जाएं, चिल्ड्रन जैसा हमारी परवरिश होती है, हम बचपन से देखते हैं ना, अथॉरिटीज़ को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, और वो अथॉरिटीज़ जो है वो पेरेंट्स की शक्ल में है, वो अथॉरिटी जो है वो टीचर्स की शक्ल में है। और हमारा जो लाइफस्टाइल शुरू से ही है वो अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पे कर रहा होता है। मिलग्राम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1961 में येल यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किया था, इस टर्म को, अथॉरिटी बायस को। और अथॉरिटी बायस बेसिकली क्या है कि आपको एक तो मैसेज बहुत वाज़े आ रहा होता है। अब जिस आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की है या किसी भी हवाले से, चलें एक सेलिब्रिटी कोई मिसाल ले लेते हैं, तो अगर वो आपको कोई कन्विंस कर रही है किसी सोसाइटी में घर लेने के लिए, और आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है या होना चाहिए कि उसका उस सोसाइटी में घर नहीं है, लेकिन वो इस तरह आपको बता रहे हैं कि जैसे इस सोसाइटी में क्योंकि मैं रह रहा हूँ और बहुत अच्छा मुझे मेरी लिविंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, ग्लैमराइज करके दिखाया ग्लैमराइज जाता है। करके दिखा रहे हैं, और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसकी एक वजह यह है कि अथॉरिटी जो है उसके साथ दो मैसेजेस होते हैं। एक तो अपेरेंट, वर्बल, विजुअल, किसी भी शक्ल में एक तो वाज़ेह मैसेज है जो ठीक है। दूसरा जो है वो हिडन मैसेज होता है, और वो जो हिडन मैसेज है वो अथॉरिटी, समझिएगा अथॉरिटी का एक जो मैसेज की लेयर है वो नीचे होती है। तो वो जो अथॉरिटी है वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको। तो वकार भाई, हमने एक इसके ब्रॉडर इमेज को तो डिस्कस कर लिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये जो फिनोमिना है ये किस तरह से असरअंदाज होता है? बिल्कुल होता है। मतलब आप इसको इस तरह लें, जैसे आप सोशल मीडिया की आप मिसाल ले लें, आपको एक रवैया मिला होगा कि एक बहुत ही सतही सी शायरी किसी बहुत बड़े शायर से मंसूब कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो क्यों मंसूब की जाती है? बिकॉज वो जो शायरी करने वाला है उसको मालूम है कि वो उस तरह की अथॉरिटी नहीं रखता कि उसकी शायरी को वो पजीराई हो। तो आपको मालूम है कि फिर आपके मसलन इकबाल के नाम से बहुत सारी अजीब व गरीब शायरी का, आप पता है कि इकबाल जो है वो एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, और जैसे आप किसी भी बेहुदा से शेर के नीचे इकबाल लिख लेंगे तो उस पर ज़रा वाह ज़्यादा आ जाएगी, लाइक्स भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो क्योंकि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो आप कह रही हैं कि आम जिंदगी में किस तरह इंसान इन्फ्लुएंस होता है, वो जो लाइक करने वाले हैं वो कौन है? वो लाइक जो करने वाले हैं वो सिर्फ इकबाल को नाम देख रहे हैं, कंटेंट ऊपर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह रूमी के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, बुल्ले शाह के हवाले से तहाशा मटीरियल ऐसा है जो कि लोगों ने अपने तौर पे बनाया हुआ है। अहमद फराज हैं, सिर्फ फैज साहब हैं। फैज साहब के हवाले से अजीब गरीब जो शायरी है वो गर्दिश करती रहती है सोशल मीडिया पे। लेकिन अब फर्ज किया कि एक बंदा है जिसको ये नो हाउ है और वो शायरी को जानता है या वो असलूब जानता है, मतलब फैज साहब के खास असलूब है, फराज साहब का अपना है, बुल्ले शाह साहब की अपनी एक डिक्शन है, तो वो तो देखते ही उसको पता चल जाएगा कि ये इस तरह नहीं है, कि ये उनकी शायरी नहीं है।
बट जनरली जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो ग्रेटर पिक्चर या बड़े कंटेंट से वाकिफ नहीं होते, आगाह नहीं होते, और वो सिर्फ नाम से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए ना कि किस तरह जिंदगी पे आपकी ये असरअंदाज हो रहा है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें एक इंडिविजुअल के ऊपर या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें सोसाइटी पे, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह एक ग्रुप थिंक होता है ना, ग्रुप थिंक हम उसको कहते हैं, जिसमें इंसान ये समझता है कि जो चाहे ग्रुप इरेशनल ही क्यों नहीं है, मुझे ग्रुप के साथ चलना है क्योंकि ग्रुप का जो सर्वाइवल है, क्योंकि एज अ ग्रुप वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर वो ग्रुप जो है ओवरऑल एक गैर अकली सोच की परवरिश कर रहा हो, तो जो उसका एक मेंबर है वो जानते हुए भी कि गैर अकली बात है, फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल कि उस गैर अकली बात की उसके साथ अटैचमेंट कर लेगा। पर मसला ये है कि एक फर्द की जिंदगी मुतासर होती है। फर्ज किया कि एक बच्ची है और उसका एक साइंस के अंदर एक बहुत ज़्यादा रुझान है, वो बेसिकली साइंस पढ़ना चाहती है, वो फिजिक्स या केमिस्ट्री या किसी खास सब्जेक्ट में उसका बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन जो ग्रुप थिंक है वो ये समझता है कि गुड गर्ल वो होती है जो कि माँ बाप का कहा मानती है, ठीक है। अब माँ बाप जो हैं वो उसके एप्टीट्यूड से वाकिफ नहीं है या अपनी किसी ख्वाहिश के पेश नज़र वो उसको कोई और सब्जेक्ट रखवाना चाहते हैं, आर्ट्स रखवाना चाहते हैं या समथिंग। अब वो गुड गर्ल का टाइटल लेने के लिए, ग्रुप थिंक में बेहतर होने के लिए, मतलब उसका उस हिस्सा बनने के लिए, सोसाइटी का उस एक अच्छी लड़की का टाइटल लेने के लिए, एक अच्छी बेटी का टाइटल लेने के लिए वो अगर ये कर लेती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अब अगर हम ये डिस्कस करेंगे क्या उसने ठीक किया या गलत किया। उसका एप्टीट्यूड तो साइंस का है और वो साइंस के अंदर बहुत अच्छा आगे हो सकता है कि किरदार अदा कर सकती हो, और हो सकता है कि जहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस किया गया है कि इस साइड पे जाए और आगे जाके वो बदतरीन नाकाम हो, तो एक शख्स जो कि नाकाम हुआ किसकी वजह से? ग्रुप थिंक की वजह से, ठीक है जी। और वही एक शख्स जिसने थोड़ा बागियाना रविश इख्तियार की और उसने समझा कि अगली फैसला इसमें यही है और मैंने यही करना है, तो अगेन वो कामयाब हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ ट्रिकी हो जाती है कि जब आप बागियाना रविश अपनाते हैं तो आपका सर्वाइवल, या इवन ग्रुप ये समझता है कि ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ये समझता है कि मेरा कोई भी मेंबर जो है उसके अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए, और जैसे ही वो थोड़ा डेविएट करने की कोशिश करता है तो ग्रुप को अपनी एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ग्रुप पैनिक हो जाता है, ठीक है। वो ग्रुप जो है वो पैनिक हो जाएगा, वो समझेगा कि मेरी सर्वाइवल का इशू है क्योंकि बीच में से इस तरह की आवाज़ें निकल रही हैं। तो ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। बट ओवरऑल जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं या ममालिक हैं, तो हमने यही देखा है कि वो इसीलिए उन्होंने तरक्की की कि उन्होंने अकली रविश जो है उसको तरजीह दी और उसको अपनाया। ठीक है, तो अगर इस फिनोमेना को एक इंडिविजुअल ओवरकम करने की कोशिश करे तो किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को? इसको देखिए, पहली बात तो यह है कि वो एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है। आप अब अंदाज़ा लगाइए कि हम तो सिर्फ अभी उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि पॉलिटिशियंस की शक्ल में अथॉरिटी नजर आती है, गवर्नमेंट की सतह पे नजर आती है, मीडिया में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नजर आते हैं, तो ये तो अभी तो हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी एक नई अथॉरिटी जो है वो डेवलप हो रही है, और वो जिसको आप एआई कहते हैं, चैट जीपीटी कहते हैं। अब अगेन ये भी एक अथॉरिटी की शक्ल है ना, और एरर का तो हर वक्त उसमें गुंजाइश रहती है। तो अगेन अगर आप बिल्कुल उसको भी अथॉरिटी के तौर पे ले लें और आप ये समझें कि जो मैंने क्यूरी की है इसका जवाब जो है इसने बिल्कुल दुरुस्त दिया है, इम्कान गलती का बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसानी एक तो लैंग्वेज और इंसानी जो माशरत है और फिर जो सकाफत है, इसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और ह्यूमन इमोशंस के अंदर बेतहाशा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि एआई अभी उस दर्जे पे नहीं पहुंची या चैट जीपीटी उस दर्जे पे नहीं पहुंची। तो अगेन फिर आपने फैसला, बेसिकली आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं, आप उससे मदद ले सकते हैं, कंटेंट में बहुत सारी चीज़ों में ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ऊपर ही रखते हैं। फैसला आपने करना है। ये जिस तरह आपने बात बिल्कुल शुरू में की थी कि आपकी बहुत सारी जो बाइंग है, ये जो हैबिट्स हैं, अगर ये इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हैं, तो इमेजिन कीजिए कि मतलब ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर किसी स्टोर में जाते हैं और आपके ज़हन में को खद्दो खाल हैं 7-8 चीज़ें लेने की कि घर में कम हुई हैं, और थोड़ी देर के बाद एक ट्रॉली जो है वो मुकम्मल तौर पे भरी हुई लेके आते हैं, तो ये जो भरी हुई ट्रॉली है ये आपके किस हद तक नीड में आती है, या ये बेसिकली आपकी
मतलब ज़रूरत को पहचानना कि ये मेरी ज़रूरत है भी या नहीं, ये भी तो एक फैकल्टी है ना। और ऑफकोर्स ये तनकीदी फ़िक्र से ही आती है। तनकीदी फ़िक्र जो है वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है, और उसमें मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम कहें कि ये कोई पैदा करनी है हमने, या ये कोई इस तरह की चीज़ है जो कि कोई ऐसी फैकल्टी है जो ह्यूमन इंसान जो है बाद में लर्न करता है। मेरे अपने नुक्ता नज़र में ये बिल्कुल एक गॉड गिफ्टेड, ये आप हर बच्चा जो है वो तनकीदी फ़िक्र के साथ पैदा होता है, और वो हमें 3-4 सालों में पता चल जाता है कि वो जिस तरह के सवाल कर रहा होता है, जिस तरह का वो क्रिटिकल होता है, जिस तरीके से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये तो लेकी तनकीदी फ़िक्र है। हमने तो पैदा नहीं करनी, हमने बेसिकली उसको वो एनवायरनमेंट देनी है जिसमें उसकी ये फैकल्टी जो है वो महफूज रहे, और उसको लेके वो आगे चले। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा जो सोसाइटी का मामला ऐसा है कि तनकीदी फ़िक्र जो है वो 16-17 साल तक काफ़ी हद तक दम तोड़ देती है। और मेरे नज़दीक बेसिकली ये है कि तनकीदी फ़िक्र एक पैमाना है किसी इंसान के ज़िंदा होने का। जितनी उसके अंदर वो फ़िक्र है इतना वो ज़िंदा है। और लेकिन हम में से अक्सर जो है वो बहुत बड़ी जो तादाद है वो 16-17-18 साल तक इस हवाले से तो उनकी डेथ हो जाती है, बाकी ज़िंदगी जो है वो 70-80 साल तो वो गुजारती है। तो इस पूरे फेज के अंदर पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अगेन वही रोल कर सकते हैं कि उस तनकीदी फ़िक्र को महफूज रखें। एक चारदीवारी ऐसी जिसमें कि वो मसला स्कूल जाता है बच्चा, तो आपका आज जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे बहुत सारी गैर अकली चीज़ें हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें बच्चे को कान में डाली जा रही होती हैं। तो बच्चे के साथ आपका फ्रेंडशिप लेवल उस लेवल का होना चाहिए कि वो जो भी कंटेंट उसको माशरे से मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, वो अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करे। अगर वो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता है तो वो उन जगहों पे आप उसकी तस्हीह कर सकते हैं कि नहीं ये बात गलत है और ये भी गलत है, या मतलब गलत से मुराद ये है कि आप उसको एक ऐसी तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे आप उसको सोचने पे मजबूर करते हैं कि तुम खुद सोचो ना कि क्या ये बात दुरुस्त हो सकती है। इस अंदाज से बच्चों की जो तनकीदी फ़िक्र है उसको बचाया जा सकता है, और यही है जो कि आपको साइंसदान बनाती है, शायर बनाती है, अदीब, दानिश्वर, पत्नी क्या क्या बड़ा आदमी जो है वो उसके पीछे एक सबसे बड़ी फैकल्टी तुम्हारे लिए यही होती है। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आप देख रहे थे माइंड मैटर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। मुझे और वकार साहब को इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। आज तरक्की पसंद शायर अहमद फराज साहब का यौम पैदाइश बनाया जा रहा है। उनके मद्दाह आज उनको सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज ने उर्दू और फारसी में MA किया। उन्होंने दौरान तालीम रेडियो पाकिस्तान के लिए फीचर्स लिखना शुरू किया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, जिक्र करना बहुत ज़रूरी है सदारती अवार्ड याफ्ता नामवर अदाकार खालिद भट्ट साहब, जो कल तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1970 की दिहाई में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के तौर पे किया। 1978 में बतौर अदाकार अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। तो 1982 के अंदर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम मुल्तान में एक 5 रोज़ा जश्न तवासील हुआ। इस इवेंट के अंदर उनको अपने फ़नी जौहर दिखाने का मौका मिला, जिससे बाकायदा तौर पर बतौर एक्टर वो सामने आए, और TV ड्रामास के दरवाजे भी इसके बाद उन पर खुल गए। भट्ट साहब ने फिल्मों और थिएटर्स में भरपूर तरीके से काम किया जी। उन्हें जो असल शोहरत थी वो टेलीविज़न ड्रामा से मिली। उनको फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मरहूम खालिद भट्ट साहब की जो नमाज जनाजा है वो बादज़ जुम्मतुल मुबारक आज इनफेक्ट बादज़ नमाज असर अदा की जाएगी, और लाहौर में डेफिनेटली अदा की जाएगी। काफ़ी अरसे से अलील थे, और कल जब अचानक से खबर आई तो बड़ा हमें अफसोस हुआ, और साथ ये भी अफसोस हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े नाम टेलीविज़न के जो हैं वो हमसे रुखसत हो रहे हैं। तो भट्ट साहब की रूह की साले सवाब के लिए हमारी दुआएं हैं, और उनके अहले खाना को अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। इसके साथ ही जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें PNCA में फ्लाई ऑन द वॉल के नाम से फोटोग्राफी नुमाइश हुई, और उसका अहवाल बता रही हैं सना हुमायूं सेगमेंट फैशन और फन में।
नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैशन और फन। आपको एक और सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक आर्ट एग्जीबिशन में। बहुत ही अनोखा आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें फोटोग्राफी को एग्जिबिट किया गया है डिफरेंट आर्टिस्ट ने, और इसको क्यूरेट कर रहे हैं आसिम अख्तर। तो आपने रहना है मेरे साथ एक अनोखी आंख से आर्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा बिलाल के साथ, जो कि वन ऑफ द फोटोग्राफर्स हैं जिनकी आज एग्जीबिशन में हम आए हुए हैं। आयशा, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कहूँगी ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। और सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगी कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट योर वर्क टुडे यू आर एग्जिबिटिंग? जी, मेरा काम बेसिकली हमेशा पाकिस्तानी लोगों की आइडेंटिटी पे और पॉजिटिव आइडेंटिटी बिल्डिंग पे होता है। और अभी जो काम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है दैट्स अबाउट पाकिस्तान, लाहौर की जो एक पीढ़ियाँ हैं जो वहाँ पे अंदरून लाहौर में अभी तक कायम दायम हैं और अपने रीत रिवाज को लेकर चल रही हैं और वहाँ खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर हेरिटेज एंड देयर कल्चर। उनके ऊपर भी काम है और मैंने उनको एक उनकी डिग्निफाइड मैनर में उनके वर्क स्पेसेस पे दिखाया है। और आई होप कि सबको ये लाहौर का एक जो कलरफुलनेस है वो नज़र आएगी मेरे काम में। एज अ फीमेल फोटोग्राफर मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है इसका आर्ट में, और किस तरह से देखती हैं आप? इसके लिए जी थोड़ा सा पागल होना पड़ता है जब आप डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़ी या आर्ट फोटोग्राफी में जाते हैं, जो कि इतनी कमर्शियल नहीं है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इट टेक्स योर पैशन बेसिकली। और येस, अबाउट फीमेल्स मेरे ख्याल में है स्कोप, जितना मेल्स के लिए है उतना ही फीमेल्स के लिए भी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपने क्या ऑब्जर्व किया? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त शो है। और जब भी आसिम ये कोई भी शो क्यूरेट करते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँ, क्योंकि इनमें जो ज़बरदस्त बात है वो ये है कि ये बहुत ही डाइवर्स किस्म के काम को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसमें कोई ना कोई लिंक भी ऐसा निकाल लेते हैं जो कनेक्ट करता है। और पाकिस्तान के हिसाब से या जिस तरह एक हमारा इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ये बड़ी डाइवर्स एग्जीबिशन है और वंडरफुल मतलब गैलेक्सी ऑफ फोटोग्राफर्स हैं इसके अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि PNCA ने इस तरह का शो जो है वो लगाया है। एज एन आर्ट एजुकेशनिस्ट अगर मैं पूछूं कि हमारा पाकिस्तान का जो आर्ट है इस वक्त जो यूथ पार्टिसिपेट कर रही है और अब काफ़ी लोग इस एज अ प्रोफेशन अब इसको देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि क्या प्रोफेशनली यूथ इसमें एक्सेल कर सकती है? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है अब हमारी सोसाइटी को भी और हमें भी एक नए सिरे से सोचना चाहिए इस बात को कि हम जो ये गैप्स हैं इसको कैसे फिल करेंगे, क्योंकि सोसाइटी तो ओवरऑल ग्रो करती है ना, सिर्फ साइंस में ग्रो करने से तो ग्रोथ नहीं होगी। नीड टू एक्सेल इन आर्ट्स ऑल्सो और बाकी भी जो सारे फील्ड्स हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी है या कल्चरल स्टडीज़ हैं, इसके अंदर अब स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं और मेरा ख्याल है और ज़्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए और इस तरह के काम से ये अवेयरनेस आएगी। और अब मैं मौजूद हूँ आसिम अख्तर के साथ, जो कि आर्ट लवर्स के लिए बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह से 20 साल का तजुर्बा है, आर्ट क्रिटिक हैं, आर्ट एजुकेशनिस्ट है, इसके साथ साथ आर्ट क्यूरेटर भी हैं। और आज का ये खूबसूरत शो आसिम अख्तर के हाथों से ही सजाया गया है। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग अप दिस ब्यूटीफुल शो फॉर अस। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट टुडे? Okay, I decided to call the show Fly on the Wall. Fly on the Wall is a term that you use mainly in filmmaking and video making, where the camera plays the role of a fly on the wall, like it's sitting on the wall, watching you in action, observing life around it without being noticed. To my mind and to my eye, even the photographer is a fly on the wall, because he's keenly observing the life around him. He's making himself in a way invisible. और आखिर में मैं एज अ आर्ट क्रिटिक आपकी राय जानना चाहूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में आर्ट से रिलेटेड काम हो रहा है, या जो यूथ आर्ट से रिलेटेड इस फील्ड में आना चाहती है या ग्रो करना चाहती है, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? मेरा ये ख्याल है कि आर्ट एजुकेशन
FA या BA लेवल के बजाय प्राइमरी लेवल से शुरू होनी चाहिए। और ये कि जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं, उनमें आर्ट एजुकेशन पे तवज्जो दी जानी चाहिए और आर्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आर्ट भी साइंस की तरह एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाया जा सकता है और ये कि द आर्टिस्ट्स कैन डू इवन फाइनेंशियली वेरी वेल इफ दे बिकम प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स। आई होप कि आज का ये आर्ट एग्जीबिशन आपको बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा और अभी बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आर्ट को एज अ प्रोफेशन सीरियसली लें और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाएं। अब तक के लिए इतना ही, आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जी। आपको अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हर साल होता है जी थिंक फेस्ट के हवाले से 2024 की बात हम कर रहे हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, 13 और 14 ऑफ जैन को लाहौर के अलहमरा हॉल में होगी, जिसमें जो आपके सोशल इशूज़ हैं, मौशी हैं और माशरती मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर याकूब खान मंगर साहब मौजूद हैं जो इस इल्मी अदबी मेले के हवाले से बात करें। तो रूह रवा भी हैं और दौरे हाजिर में आवाम को अवेयरनेस देने के हवाले से पेश भी रहते हैं। कई वॉच भी डॉक्टर साहब अपने नाम कर चुके हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। थिंक फेस्ट के हवाले से आई रिमेंबर कि हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ये इन्होंने कंडक्ट कराया था और एक बार फिर होने जा रहा है ये 13 और 14 ऑफ जनवरी यानी कल और परसों अलहमरा हॉल में। डॉक्टर साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक एंड इट्स आई एम हैप्पी टू बी बैक हियर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम लास्ट ईयर भी हमारी डिस्कशन हुई थी इस थिंक फेस्ट के हवाले से और ये थिंक फेस्ट डेफिनेटली बड़ा अच्छा है कि आपने कॉन्फ्रेंस कराई। इस साल क्या चीज़ें हैं जो हमें इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेंगी? जी बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगता है कि आवाम को बताया जाए कि इस तरह की इंटरनेशनल इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल के हालात के अंदर तो वैसे भी बहुत कम लोग बाहर निकलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। मगर मेरे ख्याल में जो असल एकेडमिक गुफ्तगू शनीद है जिससे हम सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे दुनिया के और पाकिस्तान के मसाइल, तो बड़ा ज़रूरी है। तो इस साल हमने एक थीम चूज़ की है, उसका नाम है विंटर ऑफ डिसकंटेंट और ये हमने शेक्सपियर से लिया है। शेक्सपियर के रिचर्ड द थर्ड में ये लाइन इस्तेमाल होती है और इसका कनेक्शन हमने पाकिस्तान और पूरी दुनिया से बनाया। आप देखें दुनिया के अंदर गजा में वॉर चल रही है, यूक्रेन में वॉर है, फिर वैसे इकोनॉमिक हालात ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में हर तरीके से हालात ख़राब हैं। तो ये विंटर ऑफ डिसकंटेंट हमने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इसके अंदर जो मेजर थीम हमने इस्तेमाल की है वो है क्लाइमेट चेंज की और इसके ऊपर हम बहुत बात करेंगे। तकरीबन 5 से 6 पैनल्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को कवर करेंगे। सेंटर शेरी रहमान आ रही हैं जो कि एक कीनोट देंगी सेकंड डे को, संडे को। जी मिनिस्टर भी रही है क्लाइमेट चेंज की और उनका बड़ा जो कॉप हुई थी शार्म शेख के अंदर, उसके अंदर बहुत एक अहम रोल भी था। तो वो उसके बारे में बात करेंगी। फिर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आ रही है, यूनिवर्सिटी डेलावेयर से एक प्रोफेसर आ रही है जिनका क्लाइमेट चेंज पे बड़ा काम है। फिर आदिल नजम साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं WWF के, वो आ रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इसकी पे गुफ्तगू होगी बिकॉज पाकिस्तान एक बहुत क्लाइमेट इफेक्टेड एक मुल्क है और आज हम लाहौर में देख रहे हैं कि जो जितनी ठंड है, दिसंबर बिल्कुल नॉर्मल था और जनवरी में अचानक इतनी ठंड आ गई है। बहुत ही ठंड आ गई। ये भी सारा क्लाइमेट चेंज, ड्राई विंटर्स, जी बिल्कुल, स्मॉग है वगैरह सब कुछ। तो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज से मतलब एक अरसे से आप इस एक्टिविटी से वाबस्ता भी हैं, कर भी रहे हैं, ऑब्वियसली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, बीन पार्ट ऑफ ऑल दिस। कितना इम्पैक्ट करती है ये हमारी एक ऐसी पोलराइज्ड काइंड ऑफ सोसाइटी जो हमारी है इस वक्त और जिसमें बहुत सारे मामलात पे बात करने की ज़रूरत है। ऑफन हम चूँकि माशी हालात हमें इजाज़त नहीं देते कि हम बैठ के बात भी करें, तो कितना इम्पैक्ट करते हैं ऐसे फेस्टिवल्स? आपका क्या टेक है सारी इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस को लेकर? जी हमारा फोकस इस जो थिंक फेस्ट है उसके अंदर काफ़ी कुछ है यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ को जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा उनको बिल्कुल कुछ नहीं आएगी समझ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं एक तारीखदार हूँ, मुझे पता है कि पहले दिन से ऐसा ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो सिर्फ ये है कि कोई ना पढ़ता है ना किसी को समझ है, अब बस सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं कि पहली दफा हो रहा है। मगर ये समझना बड़ा जरूरी है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इससे निकला कैसे जाए। बिकॉज
पता चलना तो एक चीज है, मगर इससे आगे उसको समझना और आगे जाना भी एक चीज है। सो हमारा जो हम एकेडमिक्स पूरी दुनिया से बुलाते हैं, मगर साथ साथ हम पॉलिसी के ऊपर भी काम करते हैं। तो यहाँ देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है थोड़ी सी कम हो, हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियंस को भी लाके बिठाते हैं ताकि वो बगैर वो कैमरे से जरा हट के जरा थोड़ी सी सेंसिबल बात करें। मेरा सवाल भी निकला था कि इलेक्शंस भी सर पे हैं तो जी बिल्कुल, तो उसके अंदर उसको कैसे किया जाए डील, तो ये हमारा एक बहुत अहम है और लोगों को अंडरस्टैंड कराया जाए कि टॉपिक से। अब फॉर एग्जांपल आज मतलब कल बल्कि खबर आई कि जी IMF की जो है बोर्ड उसने डील एक्सेप्ट कर ली है। तो हमारा बिल्कुल इसी के ऊपर एक पैनल है कि हम हर बार मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान IMF के पास गया है, क्यों गया है, क्या वजूहात है, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। सो हमारे पास एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और करंट फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी आके इस पे बात करेंगे। तो हम लोगों को एक्सेस दे रहे हैं कि जो उनके सवाल है, जो वो नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं, वो डायरेक्टली एक्सपर्ट से आके पूछे और समझने की कोशिश करें। अच्छा रक्सब, जैसे आपने खुद भी कहा कि इस बार आपने यूथ को ज्यादा फोकस किया। अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिनेरियो जिसकी हम बात करें, वो सेट के सोशल मीडिया ने हमें एक्सेस दे दिया, हमें अवेयरनेस दे दी, हम चीजें सुनते हैं। पहले शायद ऐसा ही होता आ रहा था, लेकिन अब हमें पता लग रहा है। एक बड़ा जो कह लिए मायूसी है यूथ के अंदर और दे वांट टू गो, वो यहाँ से एस्केप लेना चाहते हैं। उस सारी चीजों को आप क्या अपने किसी सिटिंग के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के किसी पार्ट के अंदर केटर करेंगे? जी, हमारे 2-3 पैनल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली यूथ के ऊपर है, बल्कि एक तो यूथ और सोशल मीडिया के ऊपर है और किस तरह से उसने डेमोक्रेसी को इफेक्ट किया है। वो असद बेग साहब है मीडिया मैटर्स वाले, जिन्होंने इस पर बड़ी रिसर्च की है, मेमल सरफराज भी हैं, तो उनको हम लेके आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर स्पेसिफिकली भी बात करें। मगर जनरली भी जो आप बात कर रहे थे इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 5-6 हमारे जो पैनल्स है वो इलेक्शंस के ऊपर है कि यूथ को समझना चाहिए कि हर इलेक्शन किस तरह से होता है, क्या उस पर मसाइल आते हैं, और ये भी नहीं कि बस ये एंड है, मतलब कुछ आगे होगा नहीं, हालात खराब है। मतलब वो मैं तो तारीख दानू तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ जी देखिए जब 16 दिसंबर 1971 हुआ था तो लोगों का ख्याल था कि सब कुछ खत्म है, मगर पाकिस्तान चल रहा है। तो ये उम्मीद करना कि जी नहीं जी बस अब इसके आगे कुछ नहीं है और अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान 75 साल से है और टाइम रहेगा। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान छोड़ने वाले लोगों का। आप चूंकि टीचर हैं और आपको पता है, कनेक्टेड हैं, फिर सोशली भी हम चीजें देखते हैं। इतनी बहरानी कैफियत नहीं थी, इतना मायूसी का आलम नहीं रहा। मुझे नहीं पता, हम 71 में नहीं थे, पढ़ाई हमने किताबों में, लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह की सूरत हाल है, लाइक एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड, आई मीन वांट्स टू लीव द कंट्री। और एक और बड़ा जो फैक्टर इस वक्त लोगों के अंदर आना शुरू हो गया, लोग बात करते हुए मीडिया पे तो बहुत ही डरते हैं कि वो पाकिस्तानियत लोगों में थोड़ी खत्म होना शुरू हो गई है। जो एक पाकिस्तान से मोहब्बत थी, मिली नगमों को सुनकर हमारे गूज बम्स होना एंड ऑल दैट, वो थोड़ा सा वक्त के साथ ऐसा लगता है कम हो रहा है। लोग मईशत के अंदर और अपने माश के अंदर इतने मसरूफ हो गए हैं, तो इसके ऊपर डोंट यू थिंक कि ज्यादा बात होनी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज क्लाइमेट चेंज। जी बिल्कुल। अभी आप इसमें भी देखिए, मतलब मैं भी पिछले साल भी हैरान हो रहा था कि जो 14 अगस्त पे जो जोश खरोश होता था वो भी बहुत कम हो गया कुछ सालों में। तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के मसाइल क्यों है, क्या है। ये सबको पता है, मतलब हर एक छोटे बच्चे को भी पता है, 12 साल के भी बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है। उनको ठीक कैसे करना है वो नहीं पता। हर बच्चे का ख्याल है कि जी पता नहीं एक चुटकी बजाएंगे तो जी मसला हल हो जाएगा, मतलब बिलियंस बाहर से आ जाएंगे और पाकिस्तान हो जाएगा चेंज। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। और यहाँ फॉर एग्जांपल एक जो हमारा पैनल है वो पॉपुलिज्म पे है, ठीक है, कि दुनिया के अंदर इस तरह के पॉपुलिस्ट लीडर्स क्यों आ रहे हैं। आप इंडिया देखें, आप और ममालिक देखें, मतलब ब्राजील देखें वगैरह, हाँ वो आइडियलिज्म के जी यूथ को बताया जा रहा है कि जी आप बस मेरे पीछे आ जाए ना तो मैं दुनिया बदल दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। और जब आप इस तरह के किसी, वो कहते हैं ना, वो हम सबने बचपन में पढ़ा था द पाइट पाइपर, तो अगर आप किसी पाइट पाइपर के पीछे जाएंगे तो आपकी उम्मीद बहुत ऊंची चली जाएगी। फिर जब वो पाइट पाइपर डिलीवर नहीं करेगा, जो कि कभी नहीं करता, तो आप बिल्कुल पस्त थाली में आ जाएंगे। और वो जो पाकिस्तान के हालात है कि जी बस हालात खराब है, छोड़ के चले जाओ, तबाही आ गई वगैरह। देखिए हर मुल्क में ये हाल है। अभी मेरे एक दोस्त इंग्लैंड से आ रहे थे, वो कहते हैं जी इंग्लैंड तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वर्स हो रहा है। तो क्योंकि हर मुल्क में हालात खराब है, मगर ये है ना कि समझना ये जरूर चाहिए कि मसाइल क्यों है और हल क्या है, और ये हम इस पे फोकस कर रहे हैं। कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस को? क्या तरीकाकार आपने रखा है? इज इट ओपन फॉर एवरीवन, और क्या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी है इसमें? जी बिल्कुल, ये ओपन फॉर एवरीवन है। जिस तरह आप लोगों ने पहले भी बयान किया कि 13 और 14 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम तकरीबन
9 बजे तक हमारे सेशंस चलेंगे। पहला जो हमारी ओपनिंग है वो पाकिस्तान से ही है। शायद खकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बात करेंगे जी पाकिस्तान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगेन वही बात कि किस तरह से हम पाकिस्तानी अच्छे बन सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान को नए तरीके से इमेजिन करना चाहिए। और हमारे म्यूजिकल भी परफॉर्मेंसेस हैं। एंड के अंदर एक पंजाबी मुशायरा है और एक सितार रिसाइटल भी है। सो काफी कुछ है। तो डॉक्टर साहब स्पीकर्स कौन कौन है? जिस तरह आपने ओपनिंग तो बताई, उसके अलावा अगले दिन कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो भी इस सेशन का हिस्सा हो? जी काफी ज्यादा तो जो इंटरेस्टिंग अगेन जो इलेक्शंस पे फोकस है, हमारे 3-4 जो पैनल्स हैं वो इलेक्शंस पे फोकस करेंगे। एक प्री इलेक्शंस पे इलेक्शंस की प्रिपरेशन का है, वहाँ मुर्तज़ा सोलंकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो आ रहे हैं उसकी बात करने के लिए। फिर हमारे पास इलेक्शंस के ऊपर, लाहौर इलेक्शंस के ऊपर एक स्पेसिफिक पैनल है जहाँ तीनों पॉलिटिकल जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ से कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो लाहौर में खड़े हो रहे हैं ताकि लोग उनसे बात करें। हालात की संगीनी पे काबू करने के लिए कुछ हालात की संगीनी पे जी तो सब थोड़ा सा करेंगे। और फिर जो आजकल जो कोर्ट्स में हो रहा है तो पूरा एक लॉयर्स और लॉ एक्सपर्ट्स का पैनल है कि पूरे लॉ में क्या हो रहा है। और आजकल तो कोर्ट्स भी मतलब कल परसों से हिल गए हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है। जो अवाम आपको देख रहे हैं लास्ट 20 सेकंड्स, उनको कुछ मैसेज आप देना जी? मेरा तो बस एक सिंपल किस्म का मैसेज है कि जी आप आए, ठंड है पता है, मगर ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गुफ्तगू हो, ये फ्री एंड ओपन टू द पब्लिक है। कोई भी आ सकता है। हमारे सेशंस उर्दू में भी होंगे, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो तक में होंगे सेशंस। तो प्लीज आइए और सवाल पूछिए। और यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिससे आप मिल नहीं सकेंगे। तो ये नहीं है कि जी कोई मिनिस्टर आएगा या कोई बंदा आएगा वो कि छुप के बैठ जाएंगे। एक्सेस आपको सबकी होगी। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर याकूब खान बंगेश हमसे बात करते थे थिंक फेस्टिवल के हवाले, फेस्ट 2024 #थिंकफेस्ट 2024। इस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जी। ये 13 और 14 जनवरी को लाहौर अलहमरा में आप यहाँ पे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जहाँ पे कहा कि ठंड है, ठंड एक जानिब तो चैलेंज है लेकिन एक जानिब अच्छी बात भी है। ठंडे ठंडे मौसम में आइए, गर्म डिस्कशन एंजॉय कीजिए एंड एज डॉक्टर साहब सेड सवाल कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमने मिलकर ही इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है, छोड़ के जाना तो कोई रास्ता है नहीं एक्चुअली। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। शो हमारा मुकम्मल नहीं होता है सियासत के बगैर। हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया था कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सियासत पे बात करेंगे। इस वक्त आम इंतखाबात में 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। आज जब आपसे बात कर रहे हैं हम तो इट्स 12 जनवरी और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इंतखाबात हैं। एक सवाल अब भी है, क्या इंतखाबात होंगे या नहीं? लगता यूं है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे यूजुअली इंतखाबात में होती है। लेकिन अब पिछले कोई 2 दिनों से मैंने देखा है टिकट्स की तकसीम के हवाले से कुछ इबहम क्लियर हो रहा है। और शायद ये लोगों को मुबिम सूरत हाल अरना इसलिए भी लगती है क्योंकि तहरीके इंसाफ इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही, या वो जेर अताब है, तो इस वजह से शायद लोगों को थोड़ा लगता है। बहरहाल जी नून लीग की तरफ से भी टिकटों का ऐलान हुआ है, उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, कुछ सरप्राइजेस भी हैं इसके अंदर। खैर होना तो ये चाहिए था कि वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत का मामला होता, लेकिन यहाँ पे अब भी कई रहनुमा ऐसे हैं जो पार्टी टिकट से खुश नहीं है। दानियाल अजीज हो जाएं, आयशा रजब हो जाएं, जाफर इकबाल साहब की कल हमने बात की थी। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के हवाले से भी फैसला नहीं हुआ। कई ऐसी नशस्तें हैं, पिंडी में भी एक नशस्त इबहम का शिकार है। तो अभी देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या काफ लीग हो गई, इस्तेहकाम पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, कुछ सीट एडजस्टमेंट का मामलात हो जाते हैं। और दूसरी जानिब इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ बढ़े, कराची के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आ रही है। कराची में 3-4 हल्कों में बड़ा घमसान का रन पड़ने वाला है। ऐसा लगता है कि बड़े तगड़े मुकाबले होंगे कराची में। बिल्कुल। और अभी इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो भी इंतखाबात, जो पहली बात इमरान ने की कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे वो अदालतों में हो या ओवरऑल हो, उस सारे सिनेरियो के अंदर इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी इतना इबहम मौजूद था और अब फिर लोगों के अंदर एक तशवीश आ रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिसने भी ये दरबार सजाया है ना 2024 के इंतखाबात का, उसने बड़ा सोच समझ के ये दरबार सजाया है। और इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो अनसर्टनिटी जो है वो आखिरी दिन तक कायम रखनी है, यानी इबहम रखना है। और उसकी एक वजह है, इबहम इसलिए रखना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन का मौका ना मिल सके। और आप देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही। मासूबाई पीपल्स पार्टी कुछ जलसे कर रही है, लेकिन अभी भी उसकी जो रवायती कैंपेन है वो उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो सियासी जमातों की जो कैंपेन है, जिसकी बुनियाद पर आप वोटर्स को मोबिलाइज करते हैं, वो ना होने के बराबर है। एक बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शन होंगे या ना होंगे, इसके अंदर भी लोगों को फंसा दिया गया है। और अभी देखिए 4 दिन पहले तक ऐसे लग रहा था जैसे वाकई हम इलेक्शन ट्रैक के ऊपर आ गए हैं,
अब पिछले 2 दिन से कुछ इस तरह से लग रहा है कि कुछ और इस्लामाबाद के अंदर खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी रिसेंटली जुडिशियल क्राइसिस आया जहां 2 जजेस ने इस्तीफे दिए हैं और ये जो बल्ले के निशान के ऊपर इतना टची हो गया इलेक्शन कमीशन कि वो खुद बराह रास्त फरीक बनकर इलेक्शन कमीशन जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हालांकि जो मुतासरा फरीक था वो अकबर एस बाबर था, असूली तौर पे तो उसको जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा जज्बातियत उसकी नज़र आ रही है कि किसी तरीके से पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला करती है और अगर फैसला ये आता है कि बल्ले का निशान नहीं मिलना तो इलेक्शन की एम्बिग्युइटी और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से आप आउट नहीं कर सकते पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से। आप उसका निशान चेंज कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको निशान ही नहीं मिलेगा, तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई। ये तो उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो इसलिए बहुत से सवालात ऐसे पैदा हो रहे हैं। फिर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आ गए हैं, फिर सेनेट की करारदाद आई, फिर फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, तो एक एम्बिग्युइटी तो आपने क्रिएट कर दी है। अब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन का होना जाहिर क्या करता है, इसका जाहिर ये करता है अगर इलेक्शन हो भी जाए तो ये मसाइल पैदा करेगा, और ना सिर्फ मसाइल पैदा करेगा बल्कि एक कमजोर सा कोलिशन लेके आएगा जो चंद वोटों की बुनियाद पे हुकूमत कायम होगी। और कहा यह जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 70, 75, 80 के करीब एक पार्टी ऐसी सीटें लेगी, दूसरी पार्टी 60 के करीब लेगी, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। अगर वो बनती है तो फिर मसाइल तो वहीं के वहीं है। अगर इलेक्शन होना इबाहम पैदा करेगा, जो कि आप ठीक कह रहे हैं जिन फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ना होना आपको नहीं लगता उससे भी बड़ा इबाहम पैदा करेगा? जिस तरह का शिकार, जिस तरह के मसाइल का शिकार हमारी जमहूरियत रही है पिछले खास तौर पे बुनियादी मसला तो इलेक्शन का ही है। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सवाल यह कि किस किस्म का इलेक्शन होना चाहिए। यानी अगर आप ऐसा इलेक्शन कराएंगे जो इलेक्शन वक्त से पहले मुतनाज़ा हो गया है और उस मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद उसके नताइज भी मुतनाज़ा हों और जो हुकूमत बने वो भी मुतनाज़ा हो जाए, तो फिर तो सारा प्रोसेस ही खराब हो गया ना। तो इसलिए मैं इलेक्शन को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा कर दें जो सबके लिए कबूल। आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सपोज 8 फरवरी के इंतखाबात तहरीक इंसाफ अपने निशान के ऊपर अपने उम्मीदवारों के साथ जो जिनको वो टिकट देना चाहते हैं लड़ लेती है और उसके बाद भी उनकी अक्सरियत नहीं आती। जैसे कल गैलप का एक सर्वे आया है जिसमें अब जो पंजाब के अंदर मेजॉरिटी है नून लीग की, उसमें इजाफा हुआ है पिछले वक्त की निस्बत, पिछले सर्वे की निस्बत 32 और 34, सिर्फ 2% का फर्क है। तो इस तरह की सूरत हाल बनती है, तो क्या नताइज पीटीआई के हक में ना आने के बाद भी हम लोग ये कह पाएंगे कि इंतखाबात मुनसिफाना हुए हैं? चूंकि जो पार्टी हारती है यूजुअली वो एक्सेप्ट नहीं करती होगी कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये ठीक। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात कर दी ना, अगर कोई पार्टी इलेक्शन हारने के बाद नताइज कबूल नहीं करेगी तो फिर वो नया बुरहान पैदा करेगी, जैसे 2014 में 13 में भी हुआ, 14 के अंदर हमने देखा धरना। अच्छा, अब मसला ये है कि जो सर्वे आ रहे हैं, मसलन आपने अभी गैलप के सर्वे की बात की है, कल पब्लिक पॉलिसी का जो इंस्टीट्यूट है उसका सर्वे आया, वो बिल्कुल उलट है। वो इमरान खान को कहीं और दिखा रहा है, पीएमएलएन को कहीं और दिखा रहा है। अब सर्वे की अपनी एक पॉलिटिक्स है। दूसरा, आपने खुद कल जुडिशियल क्राइसिस का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, खासतौर पर एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस 8 महीने पहले रिजाइन कर दें, और फिर जब कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ तो उसमें यह बात की गई कि अगर ट्रायल चल रहा है तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई इस्तीफा दे और साफ शफाफ निकल जाए। सियासी तौर पे भी बयानात सामने आए, इस पे जरा क्या तजिया होगा? देखिए, पहली बात, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू था ना, वो काफी हद तक जरा बेहतर हुआ है। यानी अब आप देखिए, जितने पीटीआई के मेजर लीडरशिप थी जिनको नाहिल करार दिया गया था, वो रिटर्निंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के जरिए जो है ना वो वापस बहाल हो गए। तो अब एक बड़ी तादाद पीटीआई की इलेक्शन लड़ रही है। कल उनको टिकटें भी काफी अलाट हो चुकी हैं। दूसरा ये कि उम्मीद यही की जा रही है कि बल्ले का निशान भी उनको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बड़ा इशू था ना पीटीआई का, वो रिजॉल्व हुआ है। इसमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात जो है, आपने जुडिशियल क्राइसिस की बात की है, देखिए हमारे यहाँ काफी अरसे से जजेस के अंदर ना तकसीम पैदा हो चुकी थी और हमने जजेस के बारे में कहना शुरू कर दिया था, ये जज फला ग्रुप का है, ये जज फला ग्रुप का है, ये फला पार्टी को सपोर्ट करता है, ये फला पार्टी को सपोर्ट करता है। और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी जजेस को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया। जो फैसले आपके हक में आए तो आपने एक और तरीके से जजों की तशरीह की, जब फैसले आपके खिलाफ आए तो फिर आपने जजों की एक और तशरीह कर दी। अभी आपके सामने जब बल्ले के निशान की बहाली हुई थी पेशावर हाईकोर्ट से, तो आपने देखा कि पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तो ये हमारे यहाँ जजेस की तकसीम, जिसके हक में फैसला नहीं आता हो, ठीक। अच्छा, अब उस तकसीम का नतीजा ये निकल रहा था जो हमने 2 इस्तीफों की सूरत में देखा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ और इस्तीफे भी अभी तैयार हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो फिर एक नया जुडिशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये चीफ जस्टिस के लिए भी कोई अच्छा साइन नहीं है। और ये इस्तीफों की तादाद कितनी हो सकती है? सर, और कहा यह जा रहा है 2 से 3 इस्तीफे मजीद आ सकते हैं। अगर ये आते हैं तो फिर एक नया क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अल्लाह ना करे कि आए, क्योंकि देखिए हमारी जुडिशरी जो है एक वाहिद होप है पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी को एक जस्टिस मिलना है तो वो जुडिशरी से ही मिलना है। अभी पीटीआई को रिलीफ मिला है तो जुडिशरी से ही मिला है। तो इसलिए जुडिशरी का होना
होना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जुडिशरी इस तरह से डिवाइड हो जाए और इस तरह से तकसीम हो जाए, जिस तरह से कल हम ट्विटर वगैरह पे देख रहे हैं, जिस तरह से जजेस के बारे में कमेंट आ रहे हैं, ये बड़े खतरनाक रुझान आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जजेस भी, जैसे कल हमने जस्टिस मोहसिन यानी जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उनके जो कमेंट्स थे खासतौर पे एजेंसीज के हवाले से, उनके एहलकारों के हवाले से, वो भी ऐसे कमेंट्स पहले जजेस भी नहीं देते थे। बड़े बोल्ड comments हैं। जजेस तो खुद, ये उसके बाद तो सूरत हाल नहीं कोई डेवलप। मैं कह रहा हूँ जजेस भी खुद दबाव में बहुत है। जब एक जज ये कहता है कि भाई आप हमारे पास क्यों आते हैं जमानतें लेने के लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और वहां से जाके अपनी जान छुड़ा लें, तो इसका मतलब है आप जुडिशरी कह रही है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और बास जगह पर ये जो अभी फौजी अदालतों के हवाले से जो कुछ फैसले आए हैं, उसके ऊपर भी जजेस ने बड़े बोल्ड फैसले किए हैं। इसलिए ये भी एक इशू है कि उनके ऊपर प्रेशर्स बहुत है। लेकिन जो बुनियादी चीज है कि अगर जजेस खुद डिवाइड हो जाए और जजेस की अपने अंदर तकसीम हो जाए और पर्सनैलिटी क्लैशेस आ जाए, तो फिर वो और ज्यादा ग्रे एरिया जो है ना, वो बाकी लोगों को सूट करता है कि ताकि हम जुडिशरी के अंदर पेनिट्रेशन कर सकें और इनको खराब कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो जजेस के साथ अपनी एक सोशल हार्मोनी जो है उसको बिल्ड करें। अकाउंटेबिलिटी का मैं हामी हूँ, जजेस जो भी है अगर किसी को अकाउंटेबल करना तो आप करें, किसी भी इदारे को, और सबको करें अकाउंटेबल। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का भी एक ऐसा प्रोसेस हो जिससे जुडिशरी के अंदर ये तासुर ना मिले कि हम डिवीजन पैदा होगी। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि मैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्ट नहीं हूँ, या कोई दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, खुल के सामने नहीं आने चाहिए। नहीं आनी चाहिए। अब आपने खुद कहा कि इदारा जुडिशरी वो इदारा जिसके ऊपर सब लोग देखते हैं कि इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जिस इदारे को हम उठाएं उसको किसी कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्सी का शिकार है। अब जुडिशरी है, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, हर चीज को उठाएं तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ओवरऑल अगर इदारों के ऊपर पब्लिक का, इनफैक्ट अगर सियासतदानों का ये एतमाद नहीं है, तो फिर आम आवाम कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन इदारों। देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। असल में प्रॉब्लम क्या है, हर इदारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करता है। जो उसका असल काम है वो कर नहीं रहा, और वो दूसरे इदारों के दरमियान मुदाखलत करता है या उसमें इंटरवीन करता है, जिसकी वजह से फिर एक क्लैश जो है ना आ जाता है। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि हमारा इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, हमारा इस वक्त स्टेट क्राइसिस है। स्टेट क्राइसिस से मुराद ये होती है कि आपके इदारे आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश में चले गए, या खुद एक इदारा अपने अंदर क्लैश का शिकार हो चुका है। इस वक्त सिचुएशन ये है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी प्रोग्राम भी इस हफ्ते का। सो हम कारवां सराय की बात करते हैं। आपको मालूम है हर इतवार की शाम आप 8:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे कारवां सराय मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के साथ देखते हैं। किताबों के हवाले से बात हो रही है, क्या सिलसिला और क्या बात हो रही है, इस एपिसोड की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। तो मजूब ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे वजूद का जो प्याला है इसमें इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना है। मौलाना ने बड़े तकब्बुर से जवाब दिया कि इसकी क्या बात पूछते हो, वो प्याला जो है वो तो इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो चुका है, तुम बताओ। तो उसने कहा, मजूब ने, कि भाई मेरा जो प्याला है उसके तो अभी पेंदे में इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मौलाना ने कहा कि बस। उन्होंने कहा फ़र्क ये है, शम्स ने कहा, तुम्हारा प्याला वजूद का इतना है और मेरे वजूद का प्याला जो है वो पूरी कायनात के ऊपर महीत। न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है, उसका नाम है द स्ट्रैंड। उसके बाहर जो बोर्ड आवेज़ा है लिखा हुआ है कि यहाँ हम किताबों से मोहब्बत करते हैं। स्ट्रैंड जो है, मेरा ख्याल है कि दुनिया के बड़े स्टोर्स में शामिल होगा, क्योंकि आप उसके अंदर जाएं तो गुम हो जाते हैं। और कहा यह जाता है कि पूरे 25 लाख किताबें हैं स्ट्रैंड में नुमाइश पर या उसके जो स्टोर्स हैं वहाँ पर, और उनको अगर कतार में खड़ा किया जाए तो 18 मील लंबी कतार बनती है। लोग आते हैं। मैंने एक खातून को देखा, सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी और ऊपर, मतलब ऊपर तक स्टोर वो थी बुक शेल्फ, तो वहाँ पे बैठ के तो ऐनक लगा के मुताले में महल थी, उसको सीढ़ी के ऊपर बैठी।